वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्लव घोष। तो आज हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग के जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस के बारे में। वैसे तो बैंकिंग में बहुत सारे चार्जेस होते हैं। लाइक आपका सेविंग अकाउंट में चार्जेस अलग है, करेंट अकाउंट के चार्जेस अलग हैं, आप लोन लेते हैं तो उसका चार्जेस अलग है, क्रेडिट कार्ड का चार्जेस अलग है, आप पॉस मशीन लेते हैं तो उसका चार्जेस अलग है। बहुत सारे ऐसे चार्जेस रहते हैं बैंक में, अनगिनत चार्जेस रहते हैं। तो हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज सिर्फ सेविंग करंट दोनों अकाउंट में जो चार्जेस होते हैं हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये पूरा वीडियो में आपको बताना संभव नहीं रहेगा। तो आज हम लोग सिर्फ सेविंग और करंट अकाउंट में जितने सारे भी चार्जेस हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप कभी अगर आपका स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको इतने सारे चार्जेस लगे रहते हैं, आप कभी उसको मुड़ के आप नहीं देखते हैं। आप जब स्टेटमेंट निकालते हैं पूरे साल भर का, तब आपको पता चलता है कि छोटे छोटे चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस आपको लगे रहते हैं। आप कभी उसको ध्यान ही नहीं दिए। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ वही सब चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बिना रुके हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे, सेविंग अकाउंट के चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब सेविंग अकाउंट खोलने जाते हैं तो हम लोग पहले क्या देखते हैं कि कौन सा बैंक में कम मेंटेन करना पड़ेगा, कौन सा अच्छा बैंक है और कौन सा अच्छा बैंक में हमको कम मेंटेन करने वाला अकाउंट हमको चाहिए। सबके दिमाग में यही पहला रहता है। तो हम लोग अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं, चाहे वो फिजिकल मोड से हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो, चाहे वो टैब से ओपन करना है, जैसे जितने तरीके का बैंक में फैसिलिटी रहता है हम उस तरीके से अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं। लेकिन हम लोग अकाउंट की जो चार्जेस है उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, डिटेल में हम पूछते नहीं हैं, और बैंकर्स हमें बताते भी नहीं हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैंक के फॉर्म के साथ चार्जेस तो रहते हैं, बट हम पूछते नहीं हैं कभी कि ये सारे चार्ज। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ पूछते हैं कि कितना मेंटेन करना रहेगा, इतना ही हम लोग सिर्फ बैंक में पूछते हैं। तो सबसे पहला जो चार्जेस है, बैंक में एक अकाउंट दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा। चलो हम पकड़ लेते हैं कि 10,000 वाला एक अकाउंट है। अब 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा, 10,000 मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको एक चार्जेस पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, चार्जेस तो आपको पे करना पड़ेगा। चार्जेस सपोज समझ लीजिए एक प्राइवेट बैंक का चार्जेस है 500 रुपीज़। अब उस पर फिर बैंक जीएसटी लगाता है, तो 500 पे जीएसटी लगा के 18% का जीएसटी लगता है, और ये 590 का चार्जेस हो जाता है। अब दूसरा चार्जेस क्या होता है, बहुत बार हम लोग को लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो हम लोग बैंक में जाके बोलते हैं कि सर जी एक स्टेटमेंट दे दीजिए। हम स्टेटमेंट लेते हैं और चले जाते हैं। हम ये नहीं पूछते हैं कि स्टेटमेंट का चार्जेस है कि नहीं है, और बैंकर्स भी हमें नहीं बताते हैं कि सर आपको चार्जेस लगेगा कि नहीं। बहुत सारे बैंक में ये डिपेंड करता है कि बैंकर्स के ऊपर वो आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा है। चार्जेस बहुत सारे अकाउंट में होता भी नहीं है, बहुत सारे अकाउंट में होता है, लेकिन बैंकर्स का फ़र्ज़ बनता है कि चार्जेस बताना कि सर आप ले रहे हैं, आपको ये चार्ज पड़ेगा। लेकिन बैंकर्स, बहुत सारे बैंकर नहीं बताते हैं, तो वो आप लेके तो चले जाते हैं। आप बाद में फिर कभी आपको याद आया, मैसेज में आया कि आपका 118 रुपया कट गया। बहुत सारे बैंक में 100 रुपीज़ रहता है प्लस जीएसटी रहता है, तो 18 रुपीज़ जीएसटी, 118 रुपये लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 3-4 साल का स्टेटमेंट निकालते हैं, हमें बैंक उसमें बहुत सारा चार्जेस लगा देता है, 500, 600। बहुत सारे बैंक का डिफरेंट सिस्टम रहता है कि आप 1 साल का निकालेंगे सेविंग अकाउंट में तो आपको इतना चार्जेस है। आपका 20 पेज हो गया, 30 पेज हो गया, आपका पेज के ऊपर भी चार्जेस है। डिफरेंट चार्जेस है डिफरेंट बैंक का। अब ये हो गया एक चार्जेस। अब हम बहुत बहुत समय क्या होता है, हम डेबिट कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड लेके हम चले जाते हैं। डेबिट कार्ड का चार्जेस पूछते नहीं हैं, और हमको क्या होता है कि अचानक हम देखते हैं कि अरे डेबिट कार्ड का 900 रुपये चार्ज पड़ा है। फिर हम बैंक दौड़ते हैं, इतना चार्जेस क्यों पड़ गया। बैंक में तो बहुत सारे बैंक में तो 200 रुपये में मिलता है, 300 रुपये में मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कार्ड तो मांगते हैं, बैंकर्स जो सजेस्ट करते हैं वो हम ले लेते हैं, लेकिन हम वेरिएंट नहीं पूछते हैं। तो आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी जाना है तो आप वेरिएंट पूछिए कि ये कौन सा वेरिएंट, इसमें क्या फैसिलिटी है, हमको वो फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आपको अननेसेसरी नहीं लेना है वो कार्ड। जो लोएस्ट जो कार्ड है वो आप लेके आप यूज़ कर सकते हैं।
अब डेबिट कार्ड हो गया। अब थर्ड चीज़ होता है कि NACH एक चार्जेज लगता है। बहुत सारा आदमी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेते हैं या EMI पे कुछ चीज़ लेते हैं। तो जब आप EMI पे कुछ चीज़ लेते हैं तो EMI सेट करने के लिए एक फॉर्म रहता है, उसको NACH फॉर्म बोलते हैं, नाच फॉर्म बोलते हैं। वो फॉर्म, उसको मैंडेट फॉर्म बोलते हैं। अब वो चार्जेस 50 रुपीज़ है बहुत सारा बैंक में, बहुत सारा बैंक में फ्री है, बहुत सारा बैंक में थोड़ा ज़्यादा चार्जेस है। तो 50 रुपीज़ भी आपका अगर चार्जेस होता है तो 50 प्लस GST 9 रुपये मिला के 59 रुपये चार्जेस होता है। तो वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो वो भी आप जब कोई लोन ले रहे हैं, कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप उस समय पूछिए इसका कोई चार्जेस है क्या, कुछ लगने वाला है क्या, तो वो भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। अब और एक चार्जेस है, नॉर्मल चार्जेस जो रहता है IMPS, आप सबको पता है। IMPS का एक नॉर्मल चार्ज रहता है 5 रुपीज़, GST मिला के आपको 90 पैसा, 5 रुपये 90 पैसा होता है। बहुत सारे बैंक में, बहुत सारे वेरिएंट में ये फ्री रहता है, बहुत सारे वेरिएंट में फ्री नहीं रहता है, चार्जेबल रहता है। तो ये भी आप देखिए कि आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें फ्री है या चार्जेबल है। अब आ गया है RTGS NEFT। बहुत सारे बैंक में आप RTGS NEFT आप बैंक में जाके करेंगे तो आपका चार्जेबल है। बहुत सारे वेरिएंट में वो चार्जेस नहीं है, बहुत सारे वेरिएंट में चार्जेस हैं। तो ये आप देखिए कि आपका कौन सा वेरिएंट का अकाउंट है, उसमें चार्जेबल है या नहीं है। NEFT RTGS ज़्यादातर अकाउंट में आप अगर डिजिटल बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो आपको उसमें चार्जेबल नहीं है। तो ये चीज़ हो गया RTGS NEFT। अब हम बात करते हैं ATM चार्जेस। बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ATM का एक ईयरली चार्जेस रहता है 250, 118, 800, 900, 1000, 1500 तक भी आपको ATM मिलते हैं। सबको लगता है कि बस हमने ईयरली चार्जेस पे कर दिया, अब हमको कुछ चार्जेस नहीं लगने वाला। ऐसा नहीं है। बहुत सारे अकाउंट में, बहुत वेरिएंट में डिफरेंट सिस्टम रहता है। किसी में आपको बोला जाता है कि 5 बार आप यूज़ करो, 5 बार के बाद 6 टाइम आप जब यूज़ करेंगे तब आपको चार्जेबल होगा। अब वो कैसे चार्जेबल होगा? बहुत सारे बैंक में ये 20 रुपीज़ चार्जेस है प्लस GST, तो 23 रुपीज़ आपको उसमें चार्जेस पड़ेगा, आप अगर 5 बार के ऊपर 6 टाइम आप अगर स्वैप करते हैं तो। आप बैलेंस चेक करते हैं तो भी उसमें चार्जेबल लगेगा। आपका डिक्लाइन हो गया तो भी उसमें चार्जेस लगेगा। तो ये सारा ध्यान पे रखिएगा, उसमें कितने तरह के चार्जेस है वो आप एक बार अकाउंट ओपनिंग करते समय आप क्लियर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट क्लोजर चार्जेस। अकाउंट ओपन तो कर लेते हैं, बहुत समय हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग को अकाउंट ज़रूरत नहीं पड़ता है। 1 महीना 2 महीने के बाद हम लोग को लगा कि नहीं अरे ये अकाउंट को कोई ज़रूरत नहीं है। कभी हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है और जहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा वहाँ पे वो बैंक नहीं रहता है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि क्लोज़ कराना पड़ता है, या क्लोज़ करा के हम वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोग वो नहीं चाहते हैं कि मिनिमम बैलेंस हम मेंटेन करना हमको पड़े, तो हम क्लोज़ कराने जाते हैं। तो ये भी ध्यान पे रखिएगा कि ज़्यादातर बैंक में अकाउंट क्लोज़र चार्जेज़ विदिन 6 मंथ, कोई बैंक में विदिन 1 ईयर, कोई बैंक में विदिन 3 मंथ्स, ये चार्जेज़ एक रहता है। आप वो पहले अकाउंट ओपनिंग करते समय पूछ लीजिए कि आपका इस वेरिएंट में कितने दिन के अंदर हम अकाउंट क्लोज़ करेंगे तो चार्जेबल है। अब हम बात करते हैं पासबुक चार्जेस के बारे में। पासबुक का भी चार्जेस रहता है, हालांकि जब अकाउंट ओपन होता है तब आपको पासबुक फ्री में दिया जाता है, या आप अकाउंट ओपन करने के बाद आप कभी अगर आपको पासबुक की ज़रूरत पड़े तब भी बैंक आपको फ्री में देता है। बट उसको जब आप डुप्लीकेट पासबुक आप इशू करने जाएंगे तब उसका एक चार्जेस रहता है जो मिनिमम 100 रुपीज़ से चालू होता है। बहुत सारे बैंक 100 प्लस GST 118 रुपया वो चार्जेस आपको लगाती है। पासवर्ड रीजनरेट का चार्जेस के बारे में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि उन लोग मोबाइल ऐप से पासवर्ड मंगा लेते हैं। मोबाइल का पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड भूल जाते हैं और वो रीजनरेट पासवर्ड के लिए फिज़िकल मोड सिलेक्ट करके पासवर्ड रीजनरेट के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब उसका भी चार्जेस है 100 रुपीज़ प्लस 18 रुपीज़, 118 रुपया चार्जेस है। बहुत सारे बैंक का वो डिफरेंट चार्जेस रहता है। कोई बैंक 50 रुपीज़ प्लस 9 रुपीज़, 59 रुपीज़ चार्ज लगाता है, कोई 118 रुपया लगाता है। ECS चार्जेस के बारे में, ECS आपका होम लोन का हो सकता है, आपका पर्सनल लोन का हो सकता है, या कोई भी लोन का ECS हो सकता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बहुत सारा चीज़ का ECS हो सकता है। अब वो लोन का आपका अमाउंट एवरी मंथ आपका अकाउंट से कटता है। अब आपका सपोज़ 3 तारीख को आपका ECS डेट है, आपका 3 तारीख अकाउंट में पैसा नहीं है, वो रिटर्न हो जाता है और आपको एक चार्जेस लग जाता है जो नॉर्मल बहुत सारे बैंक 500 प्लस GST 590 रुपये आपको चार्जेस लगाती है। अब इसमें भी और एक चीज़ जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, ECS फिर से हिट होता है 2 दिन के बाद। तब 2 दिन के बाद जब हिट होता है तब भी आपका अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, तो तब भी आपको सेम चार्ज पे करना पड़ता है।
अब ECS थर्ड टाइम भी आपका हिट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जहाँ से आपने लोन लिया है या जहाँ से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है, वो कंपनी आपको, आपका बैंक को कितना बार फ़ाइल सेंड कर रही है। तो 3 बार अगर फ़ाइल सेंड करेगी तो आपको 3 बार ₹590 करके चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान पे रखिएगा। आप अगर आपका अकाउंट में कोई ECS सेटअप है तो आप 2 दिन पहले से ही पैसा आप अकाउंट में ज़रूर रखिए। चेक रिटर्न के ऊपर, अब चेक रिटर्न में सबसे बड़ी बात है कि चेक आप अगर किसी को देते हैं और वो रिटर्न हो जाता है, तब भी आपको चार्जेस लगता है, और आपको कोई चेक देता है वो रिटर्न होता है, तब भी आपको चार्जेस लगता है। हालांकि आप जब चेक देते हैं और आपका अकाउंट में पैसा नहीं रहता है तो आपको ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है, और आपको कोई चेक देता है और उसके अकाउंट में पैसा नहीं रहता है तो इसमें आपको थोड़ा कम पैसा पे करना पड़ता है। बट दोनों चीज़ में, दोनों केसेस में आपको पे करना पड़ेगा। अब हम और एक चार्जेस के बारे में बात करते हैं। वो भी आपका चार्जेस कभी कभी सेविंग अकाउंट से कट जाता है, हम लोग देखते नहीं हैं। आप जब अकाउंट खोलते हैं, बहुत सारे बैंक अभी आपको कन्विंस करते हैं कि आप डीमैट अकाउंट खुला लीजिए हमारे साथ। HDFC का भी अपना डीमैट सर्विस है, कोटक का भी अपना डीमैट सर्विस है। बहुत सारे बैंक ऐसे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक आपको मिलेंगे जिनका डीमैट सर्विस बैंक के साथ होता है। तो आपको अकाउंट ओपनिंग करते समय आपको वो खुला दिया जाता है। अब होता क्या है कि आपको ज़रूरत नहीं होता है फिर भी खुला दिया जाता है। आप अगर वो यूज़ नहीं करते, उसका एक ईयरली चार्जेज़ रहता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट आपका सेविंग से लिंक होता है। तो आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, आपको बोला जाता है कि 2 साल तक, 3 साल तक आपको चार्जेज़ नहीं पड़ेगा, या ऐसा कंडीशन है, वैसा कंडीशन है। बट जब कंडीशन ख़त्म हो जाता है, हमारे ध्यान पे नहीं रहता है और वो हम क्लोज़ नहीं करते हैं, और हम नॉर्मल सेविंग और करंट नॉर्मल जो अकाउंट रहता है हम वो कंटिन्यू रखते हैं। तो उसका चार्जेस भी आपको 500, 600, 800, 900 तक होता है। HDFC के जैसे 900, 800, 900 करके आसपास चार्जेस है। तो वो आप अगर सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका भी ईयरली चार्जेस आपका सेविंग अकाउंट से डेबिट होते रहेगा। तो वो ध्यान पे रखिए। आपको अगर वो नहीं करना है, अगर आप सर्विस आपको नहीं चाहिए तो बाद में आप उसको सेपरेट क्लोज़ करा सकते हैं। उसके लिए आपको सेविंग या करंट क्लोज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, वो सेपरेट आप क्लोज़ करा सकते हैं। तो आपको और एक चार्जेस के बारे में बताते हैं। ये चार्जेस आपका प्राइवेट बैंक में भी है एप्लीकेबल और गवर्नमेंट बैंक में भी एप्लीकेबल है। ये चार्जेस ये है कि आपका अकाउंट का वेरिएंट क्या है, आपका वेरिएंट में कितने बार आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और कितने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये आप शुरू से आप देख के रखिए कि मेरे अकाउंट में 1 महीना में हम 4 बार डिपॉजिट कर सकते हैं, और कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, और विड्रॉल कर सकते हैं तो कितना विड्रॉल कर सकते हैं, और कितने होम ब्रांच में कर सकते हैं, कितने नॉन होम ब्रांच में कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप अच्छा से देखिए, नहीं तो इसमें भी आपको चार्जेस लगता है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप 2 लाख 5 लाख जमा कर देते हैं और 5 लाख का कैश डिपॉजिट चार्जेस आपको लग जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। कोई बैंक में पर थाउज़ेंड ₹3 लगता है, कोई बैंक में पर थाउज़ेंड ₹2 लगता है। डिपेंड करता है कि बैंक का चार्जेस के ऊपर। SMS अलर्ट चार्जेस, हमको SMS अलर्ट चार्जेस आता है, बैंक में कितना रुपया हमने जमा किया, कितना रुपया हमारा निकल गया, कहाँ से निकल गया, कैसे निकल गया, जो भी ट्रांजैक्शन होता है बैंक में, हमको उसका एक अलर्ट आता है SMS के ज़रिए। अब इसमें भी बैंक वालों ने ट्रिक्स लगा के रखे हैं कि आपको इस तरह का मैसेज आपको फ्री में मिलेगा, और इस तरह का मैसेज आपको पाने के लिए आपको मंथली या क्वार्टरली आपको एक मिनिमम चार्जेस पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये अकाउंट ओपनिंग के समय उतना दिमाग में भी नहीं रहता और पूछते भी नहीं है, तो ये उनको हर क्वार्टरली या मंथली चार्जेस लगते रहता है। जब ध्यान में आता है तब जाके बैंक में बताते हैं कि ये सारे चार्जेस क्यों कट रहा है, ये हमारा बंद करा दो। तो वो भी आप अकाउंट जब ओपन करते हैं तो वो भी आप ध्यान पे रखिए कि ऐसा सर्विस आपका शुरू ना हो जाए, और आपको अगर चाहिए तभी आप लें, नहीं चाहिए तो उसको आप डिसेबल करके रखिए। ऑटो डेबिट चार्जेस, आप अकाउंट ओपन करा लिए, आपने नेट बैंकिंग ओपन करा लिया, आपने मोबाइल बैंकिंग भी ओपन करा लिया, अब आपने एक ऑटो डेबिट ऑन करके रखा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड आपके साथ लिंक हो या कोई भी बिल पे आपका, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑटो पे करके रखा है। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि आप ऑटो पे करके तो रखे हैं, आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं होता है और आपका ऑटो पे से पैसा नहीं जाता है तो उसमें भी चार्जेज है। तो ये भी आप ध्यान पे रखिए, कोई भी ऑटो पे ऑन करने से पहले आप ज़रूर ध्यान पे रखिए कि आपका अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस एवरी टाइम रहता है या नहीं। डेबिट कार्ड स्वैपिंग चार्जेस, वैसे डेबिट कार्ड आपके पास जो भी है, जो भी वेरिएंट का डेबिट कार्ड है, आप अगर वो कहीं पे भी स्वैप कराते हैं, चाहे
कोई शॉपिंग मॉल में यूज़ करते हैं, चाहे कहीं पे आप लंच डिनर करने गए हैं वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे चार्जेस नहीं लगता है। जितना बिल होता है आप उतना पे करते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू और चले आते हैं, वहाँ पे आपको चार्जेस नहीं लगता है। बट आप कार्ड में देखे रहेंगे, बहुत सारा कार्ड में आपका इंटरनेशनल एक्टिव भी रहता है। इंटरनेशनल आप स्वैप कर सकते हैं। आप कहीं बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं और वहाँ पे आप स्वैप करते हैं, तो वहाँ पे आप जितने रुपये का शॉपिंग करेंगे उससे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। उसका रीज़न यही है कि आपका देश का करेंसी आईएनआर है। आप सपोज़ ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो आप वहाँ पे जब स्वैप करेंगे तो आईएनआर टू आपका कन्वर्ट होके एयूडी में जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जाएगा। तो वो जो कन्वर्जन चार्जेस रहता है वो आपको देना पड़ेगा। कन्वर्जन चार्जेस प्लस आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा उसमें चार्जेस रहता है, तो वो भी आप ध्यान पे रखिएगा कि ये सारे चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप मल्टी करेंसी कार्ड लेके आप अब्रॉड जाएं, तो आपको उसमें कम खर्चा पड़ेगा। तो गाइस बहुत सारा चार्जेस बैंक में ऐसे छोटे मोटे चार्जेस आपका भरा पड़ा है और आपको पता नहीं रहता है। आप जब स्टेटमेंट चेक करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि ये सारा चार्जेस पर है। तो और भी सारे चार्जेस हैं बैंक में, मैं और ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाता हूँ। आपको फिर भी लगता है कि कुछ चार्जेस आपके साथ लगा है और आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखिए, आपका रिवर्ट 100% आपको मिल जाएगा। वो क्या चार्जेस है क्या नहीं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। तो आशा करता है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और आपको लगा कि वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। हम फिर मिलेंगे नया अपडेट के साथ, नया वीडियो के साथ, नया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।